साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश। और आज आपके साथ में मंथन में हम सबसे पहले देश आज 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। उसके लिए सभी भाइयों को हाथ जोड़ के बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारतवर्ष को शुभकामनाएं। भारतवर्ष फले फूलें, आगे बढ़े और विश्व विजयी हो। और ये आपने देखा, और मुझे आश्चर्य ये हुआ जब हमें झांकियों के अंदर देखने को दो झांकियां विशेष तौर से देखी, जिसमें एक झांकी में एक महर्षि बैठे हुए हैं और उसमें ये घोषणा यानी कि वो कमेंट्री चल रही है कि ये युग आने वाला है और वेदों की पढ़ाई होगी या वेदों का क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उसको मैंने आगे क्लिप में डाल दिया है कि आपकी वेदों की पढ़ाई भारतीय संविधान में कहाँ पे दबाई। अब आगे संविधान को मानो। संविधान इस देश का धर्म ग्रंथ है और इस देश की मूल आत्मा है। राजनीतिक पार्टियों ने इस संवैधानिक अधिकार को अपना अधिकार समझते हुए कई बार संविधान की हत्या की है। मन माफिक उनमें संशोधन किए हैं। मन माफिक मूल भावना को भी उन्होंने मतलब ये उसको चेंज करके रख दिया है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, जो आप आगे देखना क्लिप के अंदर। तो हम संविधान की क्या बात करें। संविधान ने हमारे को मूल अधिकार भी दिए हैं तो कुछ मूल कर्तव्य भी दिए हैं। हमारा कर्तव्य भी है कि जब संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ करता है या संविधान की हत्या करने की कोशिश करता है या संविधान के साथ कुछ भी ऐसा चीज़ जो नहीं होना चाहिए, तो इस देश के सारे 145 करोड़ लोगों को खड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये किसी एक का संविधान नहीं है, ये सबका है। इस भारतवर्ष की आत्मा है और जब आत्मा के ऊपर कोई प्रहार करता है तो चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, पब्लिक को खड़ा होना चाहिए। इसलिए आज संविधान किस स्थिति में है, क्या है, क्योंकि हमारे इसी संविधान की जब कोर्ट रक्षा नहीं कर पाता है, सुप्रीम कोर्ट रक्षा नहीं कर पाता है, हमारा सर्वोच्च राष्ट्रपति पद है वो अपने गरिमा की रक्षा नहीं कर पाता है। मैं नहीं बोलना चाहता अपने मुंह से, लेकिन आपको पता है कि पिछले 10-15 सालों के अंदर 20 सालों में राष्ट्रपति पद की गरिमा के साथ में क्या क्या चीज़ हुआ है, जो कि संवैधानिक पद सबसे बड़ा हमारा, और उसके साथ क्या हुआ है वो आपने देखा है। कहाँ जहाँ राष्ट्रपति का अधिकार होता है वहाँ पे प्रधानमंत्री काम कर रहा है, ठीक है ना। जहाँ प्रधानमंत्री को करना चाहिए वहाँ राष्ट्रपति को खड़ा किया जा रहा है। ये राष्ट्रपति के पद की गरिमा रह गई है। जहाँ राष्ट्रपति खड़ा है, ठीक है ना, और दो टुच्चे नेता बैठे हुए हैं, तो टुच्चे नेता ही बोलूँगा ना, जो राष्ट्रपति की कदर ना करे उनको मैं कैसे देश का आदर्श नेता बोल दूँ। कोई भी है, यहाँ कौम मजहब जात नहीं आती है। अगर राष्ट्रपति खड़ा है और वो दोनों बैठ के बात करते हैं और वो वीडियो अगर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आता है तो समझो कि उन दोनों को मतलब माफ़ नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। जहाँ राष्ट्रपति का पहला अधिकार है कि सर्वोच्च चीज़ जो भी है उसका उद्घाटन करना है, उसके अंदर क्या करना है क्या नहीं है, उनके संवैधानिक अधिकार है, प्रोटोकॉल है। लेकिन उस प्रोटोकॉल को धत्ता बताते हुए देश के टुच्चे नेता अपना काम करते हैं, तो फिर काय के मतलब राष्ट्रपति रह गए, क्या रह गया है, ठीक है ना। तो मैं नहीं मानता, लेकिन चलो ये संविधान है, इतना कहूँगा कि ये हमारा धर्म ग्रंथ है। जितना हमें अपने धर्म ग्रंथ को की अवमानना होती है तो फिर हम कितना उबल जाते हैं, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सभी के धर्म ग्रंथ है। तो जितना उसका हम केयर करते हैं उससे 100 गुना ज़्यादा हमें अपने देश के धर्म ग्रंथ का ध्यान रखना चाहिए और उसके ऊपर हमारे को अभिमान होना चाहिए। और साथ में क्योंकि इसी संविधान के तहत हमारे धर्म ग्रंथ भी सुरक्षित है। हमें अपने को एक दूसरे को अपने धर्म के अंदर जीने की आज़ादी यही संविधान देता है, जिसके लिए हम लड़ते हैं, कोर्ट जाते हैं, जीतते हैं और अपने धर्म के साथ में अपने जीतते हैं। तो मैं इतना ही कहूँगा। इसके साथ ही वो सभी भाइयों को जिनको कम्यूट के ऊपर आज तक लोगों ने बहुत बेवकूफ़ बनाया, बहुत कुछ किया, और जो कुछ भी हुआ है अभी आपके सामने बिल्कुल इलाहाबाद हाई कोर्ट की ये कॉपी लगाई है, आदेश की कॉपी नहीं लगाई है, लेकिन जो उसकी
ब्रीफिंग थी, वो ब्रीफिंग पीछे मैंने क्लिप पे लगा दी भैया। अभी आप कम्यूट के बारे में देख लीजिए और वो कम्यूट क्या है क्या नहीं है आप खुद समझ लीजिए। दूसरा, एक एक्सीडेंटली एक अग्निवीर की डेथ हुई है 22 जनवरी को। उसको डेथ देखने के बाद में लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। इससे पहले भी 3-4 अग्निवीर एक्सीडेंटल डेथ के अंदर मारे जा चुके हैं और उनके माता पिता की गोदसुनी हो चुकी है। किसी बहन की कलाई मतलब राखी लेके खड़ी है और कलाई नहीं मिल रही है, या किसी पत्नी का पति आज संसार में नहीं है। तो ऐसा होता क्यों है? अग्निवीरों के मामले में ऐसा क्यों होता है? उसका कारण भी मैंने आगे क्लिप में दिया है, आप ज़रूर देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। बाकी आर्थिक प्रगति इस देश ने इतनी ज़्यादा कर ली है। कल हमारा हियरिंग था इसमें सुप्रीम कोर्ट में MSP का, और वो अभी तक स्वीकृत नहीं हुआ है, लेकिन उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स और मांगे हैं पेटिशनर से, और वो पेटिशनर जो अपने जो भी है वो अगर वो सारे डॉक्यूमेंट लगा के उनको दोबारा डेट मिल चुकी है, अगर वो पूरी कमियां पूरी कर देते हैं तो ये मामला आपका सुप्रीम कोर्ट हियरिंग में चला जाएगा, और कमियां पूरी नहीं करते हैं तो फिर ये बैक टू पेविलियन हो जाएगा, लेकिन वो नहीं है। अभी दोस्तों, जब से हमारा पे कमीशन का जो मामला है या जो को भी घोषणा है जब तक ये चर्चा में आई है, तो OROP का जो मुद्दा था वो दब चुका है। अभी कोई OROP की बात नहीं करता है। OROP के में क्या था क्या नहीं था मतलब कोई नहीं करता, अभी पता नहीं, सब आगे हैं इसी के ऊपर। और सबसे ज़्यादा एक ही चीज़ है, वो है फिटमेंट फैक्टर। बस इसके अंदर कोई 2 दे रहा है, कोई 2.5 दे रहा है, कोई 1.95 दे रहा है, कोई 1.65 दे रहा है। और सबसे ज़्यादा हमारे जो नॉलेज रखने वाले भाई कपिल है, उसने है जो 3 पॉइंट जो भी आगे दिया है, कितना दिया है, 86 दिया है, 26 दिया है या 56 दिया है, वो मैंने आगे क्लिप उनकी लगा दी है जो उन्होंने वीडियो बनाया है। और क्यों बनाया कि उनको वो चिट्ठी मिल गई सरकार की, बाकी हमें किसी को वो चिट्ठी नहीं मिल रही है, लेकिन उनको सरकार ने जो पत्र जारी किया है वो पत्र मिल गया है। तो अब हम उन्हीं के आधार के ऊपर जो उनका फिटमेंट फैक्टर है उसी को मानते हुए अपने पेंशन का इंतज़ार करेंगे। अब रहेंगे, एक बहुत ही नई खबर आ रही है जो अभी कल से परसों से आपके सामने आई जाएगी। हमारा ये अभी बैठने वाला है अपना जो अपना बजट। तो अभी बजट के अंदर देख लीजिए आप कि पिछले 10 साल के बजट आए हैं हमारे, जिसके ऊपर हमने सिर्फ देखा है बजट के अंदर एक ही चीज़, और वो है टैक्स। बोला हमने 7 लाख की फ्री कर दी, इतनी फ्री कर दी, वो कर दी, लेकिन महंगाई को उस स्थान पे लेके कि उसके आगे टैक्स शर्मिंदा होके और ज़मीन के अंदर गड़ गया। कहीं वो फ़ायदेमंद नहीं रहा अगर माफ़ किया तो भी, क्योंकि महंगाई वहाँ पे चली गई जहाँ पे टैक्स नहीं पहुँच सकता। अब कमाओ तो टैक्स, बैंक में डालो तो टैक्स, बचत करो तो टैक्स, निकालो तो टैक्स, कोई चीज़ लो तो टैक्स, खाओ तो टैक्स, हंगो तो टैक्स, जो कुछ करोगे टैक्स पहले। टैक्स के बगैर आप घर के बाहर रोड के ऊपर कदम रखोगे तो टैक्स, बस सांस बच के ही है, इसके ऊपर इनका बस चल नहीं रहा है। अदरवाइज हो सकता है कि आने वाले दिनों में उससे भी टैक्स लग जाए। चिंता इस बात की है कि आज आर्थिक स्थिति इस प्रकार देश की हो चुकी है कि आज जो बच्चा पैदा होता है वो $490 वो कर्जे में पैदा होता है। 42,360 रुपये 50 पैसा जो बच्चा आज पैदा होगा उसके ऊपर भारत का ऋण है सरकारी, जो सरकार ने विदेशों से या जहाँ से भी कर्जे लिए हुए हैं। और आज पैदा हुआ है वो चाहे बालिग कभी भी होगा तब तक उसका ब्याज भी उससे मिलता रहेगा। तो ये जो मांगे हैं ना हमारी, ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, तो हमारे राजस्थान में कहावत है भाई, कोठे में पानी होगा तो खेड़ी में आएगा। जब कोठे में पानी नहीं है तो खेड़ी में क्या आएगा?
अब ऊपर खड़ा खड़ा एक आदमी चिल्ला रहा कि चिंता मत करो, कोठा भरा हुआ है, खेली में छोड़ दूंगा, लेकिन वो बाकी आदमी को ऊपर नहीं चढ़ने दे रहा कि भाई वो जाके उस कोठे को देख ले कि कोठे में पानी है कि नहीं है। सब खेली के आगे खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं कि खेली का नाला खोले और पानी बाहर आए, जबकि वो अकेला खड़ा उधर बोला कि कोठा भरा हुआ, चिंता मत करो, मैं खोल दूंगा, पानी बहुत आएगा, आप अपने मवेशी ले आओ, जानवर ले आओ, ये कर लो, वो कर लो, जो करना करो, पानी की कोई कमी नहीं है। लेकिन एक रेगिस्तान की बड़ी अच्छी कहावत है कि भाई कोठे में पानी होगा तो खेड़ी में आएगा, तो नहीं आएगा। और ये अभी सटीक आज की अर्थव्यवस्था के ऊपर लागू होता है। आज विदेशी कंपनियां वापस जा रही है, लोग पैसे नहीं लगा रहे हैं, रुपया दिनों दिन, मतलब जब आज आज़ाद हुए थे तब हमारा रुपया ₹1 और $1 बराबर था, जबकि ब्रिटिश का रुपया हमारे से कमज़ोर था, डॉलर हमारे मुकाबले में खड़ा था, मतलब इतने हम सक्षम थे कि हमारे मुकाबले में खड़ा था। लेकिन आज वो कहाँ, अब हम कमज़ोर कैसा हुआ रुपये? वो क्यों कि बेईमानी, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी जैसी हमारी नीति थी ना, वो नीति 47 से लेके आज तक बदस्तूर जारी है। हम किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे सकते कि ओम प्रकाश चोर नहीं है, मैं भी चोर हूँ, मेरे को मौका मिलेगा तो मारूंगा आज, अब मौका ना मिले तो मेरा नसीब, जिसको मिला उसने मारा, नहीं सोचा देश का। अब आप सोचिए ना, आपने देखा है कि अभी 2 महीने पहले कितने कमरों में भरे हुए रुपए थे, 10 दिन लगे थे, कितने मशीनों से गिनती की, लेकिन वो रुपए कहाँ गए ये पूछने वाला इस भारत में कोई नहीं है। कि ईडी, इनकम टैक्स, ये जितने टैक्सों के अंदर अरबों खरबों रुपए का जो रिकवरी हो रही है, वो जा कहाँ रही है आखिर, और उसका कहाँ पर हिसाब किताब है, किस जगह इसको चार्ज में लिया जाता है, किस तरह इसका है जो आगे निवेश किया जाता है, इस देश में कोई पूछने वाला नहीं है, कोई नहीं है। और नहीं है तो आपकी हालत ये है कि आज आपका जो पोता पोती जो भी पैदा होगा वो 42,350 रुपये और 50 पैसे कर्जे के अंदर पैदा होगा, और जब वो बालिग होगा तब तक उसका ब्याज कितना होगा वो आप नहीं जान सकते। इसलिए कमर कस लो कि आगे आपके साथ होने वाला क्या है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हुए आगे की क्लिपें देखिए, जो शायद मैंने इसीलिए बनाया कि ये अग्निवीर हमारा जो गया है, ये बहुत बड़ा प्रश्न उठा रहा है अग्निवीर योजना के ऊपर। दूसरा, इलाहाबाद हाई कोर्ट की ये रिपोर्ट देखनी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि आप कम्यूट के बारे में आगे ज़्यादा बात ना करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो। अब दोस्तों, कम्यूटेड बहाली को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला, अंतिम फैसला आ गया है, और ये जनवरी 25 को आया है, और सुमन यादव ने इसको रिपोर्टेड किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट कर दिया है कि कम्यूटेशन पेंशन की बहाली 15 साल की अवधि पूरी होने के बाद ही होगी, जैसा कि 1995 के पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी कर्मचारी नियम निर्देश में निर्दिष्ट है। इस फैसले के ने उच्च याचिकाकर्ताओं की मांग को खारिज कर दिया, जो पेंशन बहाली की अवधि को घटाकर मतलब 15 साल से 11 साल करने की मांग कर रहे थे। तो ये फैसला तो आ ही गया है इसका, ठीक है ना। याचिकाकर्ता जो पंजाब नेशनल बैंक के सेवानिवृत्त कर्मचारी जिन्होंने दलील दी है कि 1/3 हिस्सा लेने के बाद बैंक इसे 10-11 साल में वसूल कर लेता है। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि 15 साल का समय अनुचित है और इसे घटाकर 10 साल किया जाना चाहिए। अब इसमें उन्होंने नियम भी दिए भी 41/4 और 5 को चुनौती दी, जिसमें पेंशन की बहाली की समय सीमा 15 साल तय की गई है। बैंक की दलील क्या है? बैंक ने तर्क दिया कि 1985 के नियमों के अनुसार पेंशन की बहाली की शर्तें स्पष्ट है और पेंशनर ने इसे स्वेच्छा से स्वीकार किया है। बैंक ने यह भी कहा कि पेंशन की बहाली 15 साल की अवधि के बाद ही होगी, जैसा कि नियमों में उल्लिखित है। हाई कोर्ट का फैसला सीधा है। अदालत ने पाया कि 99 नियमों के में पेंशन बहाली की अवधि स्पष्ट रूप से 15 साल बताई गई है। उसने साथ में ये भी कि अवधि पर सहमति देने के बाद ही इसे चुनौती देना अनुचित है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि मामला सरकार की नीति के तहत आता है, जिसमें हस्तक्षेप का अधिकार अदालत को नहीं है। यानी कि सरकार की नीति है और सरकार ने आपको एक ऑप्शन दिया था कि आप चाहे चुन लें कि आपको चाहिए तो 15 साल के लिए है, ये ब्याज जो कुछ भी है उस टाइम बता दिया गया था, आपने ऑप्शन चुना, आपको मिल गया। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तो क्लियर कर दिया। और इसने आधार क्या लिया है? अदालत ने ये निर्णय कॉमन कॉज
बनाम भारत संघ, ठीक है ना, भारत देश की बात करें, 1987 आर गांधी बनाम भारत संघ और फोरम ऑफ रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर बनाम भारत संघ 2019 जैसे मामलों को आधार लिया है। अदालत ने याचिकाकर्ताओं मांगों को खारिज करते हुए कहा कि सेवानिवृत्ति के समय पेंशन के नियम स्पष्ट थे और कर्मचारी ने इसे स्वेच्छा से स्वीकार किया था। खारिज करते हुए कहा कि सेवानिवृत्ति के समय पेंशन के नियम स्पष्ट थे और कर्मचारी ने स्वेच्छा से इन्हें स्वीकार किया था। निष्कर्ष यह है कि यह फैसला स्पष्ट करता कि कम्यूटेशन पेंशन बहाली की अवधि को कम करना केवल नीतिगत निर्णय के माध्यम से ही संभव है। यह मामला देश के पेंशनरों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है कि पेंशन के नियमों को स्वीकार करने से पहले उन्हें अच्छी तरह से समझना चाहिए। अदालत ने यह भी संकेत दिया कि पेंशन नियम बदलाव सरकार की नीति और संसद की मंजूरी के बिना संभव नहीं है। अब आप ले लीजिए बाबा जी का ठल्लो कि हम बता दिया हाई कोर्ट ने कि ये जो सरकार की नीति जो कि संसद की मंजूरी के बिना संभव नहीं है और सरकार संसद की मंजूरी के बाद ही इसको कर सकती है। तो अब आप क्या करें, आप सोच लीजिए। अब साथियों, ये मैं जून 24 के मुकाबले 29.6 अरब डॉलर अधिक है। भारत की आबादी 145 करोड़ है और मौजूदा समय में देश के ऊपर 711.8 अरब डॉलर का कर्ज है। इस लिहाज से हर शख्स पर करीब 490 डॉलर का कर्ज होगा। रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर 2024 में विदेशी कर्ज का सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात 19.4% था, जो जून में 18.8% था। अब भाइयों, आप सोच लीजिए कि भारत का 145 करोड़ यानी कि जो आज पैदा हो रहा है उसके ऊपर 490 डॉलर, 490 इंटू जो आज की रेट है टुडे, आज की 26 जनवरी की, जो 86 रुपये और 45 पैसे डॉलर की मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 42,000 से ऊपर आज जो पैदा हो रहा है उस बच्चे के ऊपर, चाहे वो अमीर है, गरीब है, झोपड़ी वाला है, रोड वाला है, महलों वाला है, सड़क वाला है, कोई भी है, उसके ऊपर कर्ज है। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्या है इसके पीछे का राज? राज यही है कि आने वाला हमारा भविष्य इतना आसान नहीं है। मैं यही बोल रहा हूँ कि अपने दिल पे पत्थर रख के कमर कस लो आगे की ज़िंदगी के लिए। दोस्तों, ये एक झांकी है आज के रिपब्लिक डे की, जिसमें एक महर्षि बैठे हुए हैं और इसमें गणतंत्र दिवस में बताया गया है कि मतलब कि किस तरह से मतलब वैदिक युग आ गया है और ये शिक्षा अभी भारत में प्रसार हो गई। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि भारत का संविधान क्या कहता है। तो संविधान का अनुच्छेद जो 28 है वो कहता है कि किसी भी सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। कोई भी स्कूल जो सरकार से फंड, टैक्स छूट, भूमि छूट या यहाँ तक कि सरकारी पाठ्यक्रम या सीबीएसई जैसे सरकारी प्रमाणन से कोई सहायता लेता है तो उस स्कूल को सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल कहा जाएगा। इसलिए इस तरह से भारत में 99.99 स्कूल अनुच्छेद 28 के अंतर्गत आ जाते हैं। इस हिसाब से इस अनुच्छेद से सभी धर्मों की धार्मिक शिक्षा जो बंद कर दिया है, किसी भी स्कूल में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। अब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 पर नज़र डालिए, वो क्या कहता है। सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार होगा। राज्य शैक्षणिक संस्थान को सहायता प्रदान करने में किसी भी शैक्षणिक संस्था के खिलाफ इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वो अल्पसंख्यक के प्रबंधन के अधीन है। तो इससे आप क्या समझे कि हम संविधान के हिसाब से सही आज़ाद है, संविधान सबके लिए बराबर है, संविधान सबको बराबर अधिकार दे रहा है। तो ये तो मैं आपके ऊपर ही छोड़ता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अब जो ये नीचे भाइयों लिखा हुआ है कि ये अपने पांचजन्य मतलब जो न्यूज़पेपर समझो या खबरनामा समझो, ये किसका है ये आप सभी को पता है। और वो क्या बोलता है, भारत बनेगा अग्निवीर योजना और पारिवारिक एकता से शक्तिशाली। अरे भाइयों, हम दो हमारे दो थे किसी ज़माने में, अब हम दो हमारे एक में आ गए, परिवार रहे कहाँ। संयुक्त परिवार प्रथा तो कभी की समाप्त हो चुकी है।
किस शक्तिशाली भारत की बात कर रहे हो भाई? ये जो एनएमएफ न्यूज़ है, ये वैसे भी हमारे इस देश के सबसे किसके चहेती न्यूज़ है, ये आप सभी को पता ही है। और इसका एजेंडा क्या रहता है ये भी आप सभी को पता ही है। थैंक यू। ये जनवरी 24 12 बजे का सुबह का, मतलब 12 AM का, ये 86.45 डॉलर का ये मूल्य है। इंटू 490 कर लो, आपके ऊपर पता चल जाएगा कि आज के ऊपर या आपके बच्चे के ऊपर या आपके आने वाले कल वाले बच्चे के ऊपर या आज वाले बच्चे के ऊपर इस देश का कितना कर्ज भार आ चुका है। ये दोस्तों जो मैं $490 कह रहा था इंटू 86.45, 42,360 और 50 पैसे का कर्ज पर डे, मतलब हमारे मतलब बच्चे के ऊपर जन्मते ही शुरू हो जाता है आज के दिन। जो हमारी आर्थिक स्थिति है भारत देश की, भारत की आर्थिक स्थिति बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत। ये मैं इसलिए कहता हूँ कि हमारे सेना के अंदर ट्रेनिंग को हमारी ज़िंदगी का की पॉइंट मानना है। युद्ध का सबसे की पॉइंट ट्रेनिंग को मानना है। यानी कि ट्रेनिंग है तो जीत निश्चित है, ट्रेनिंग नहीं है तो जीत कहीं पर भी नहीं है। अग्निवीर की ट्रेनिंग 6 महीने, ट्रेनिंग 6 महीने की है, जिसके बाद अग्निवीर सेना का हिस्सा बन जाते हैं। सूत्रों के मुताबिक अग्निवीर भर्ती नियम में अभी तो कोई ऐसा नियम नहीं है कि वो युवा अग्निवीर की ट्रेनिंग बीच में छोड़कर जाते हैं तो उन्हें क्या रोका जा सकता है, मतलब वो कानून अभी तक नहीं बना है। लेकिन जो हमारे बाकी के जो जितने भी बंदे हैं, मतलब उनका है जो 11 महीने की ट्रेनिंग होती है। अग्निवीरों की लंबी ट्रेनिंग होगी। अग्निवीर सैनिक ट्रेनिंग नियमित आर्म फोर्सेस सैनिक की तरह होती है, जिनमें कड़ी मिलिट्री ट्रेनिंग शामिल होती है। हालांकि इनकी ट्रेनिंग की अवधि कम होगी। आम सैनिकों को 11 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है, जबकि अग्निवीर सैनिकों को 6 महीने की ट्रेनिंग। अब 6 महीने और 11 महीने में 5 महीने का अंतर है दोस्तों। जैसे कि मैंने बताया कि जो हमारा आरटी का सोल्जर एक्सीडेंटली मारा गया है, तो आप समझ लीजिए कि ये ट्रेनिंग की कमी की वजह से है, न कि आप सोचिए कि कोई ऐसी बात है। बस ये ट्रेनिंग की कमी है, इस सत्य को स्वीकार हमें करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो हमें हमारा कुछ नहीं है, लेकिन हमारे बच्चों का भविष्य जो है वो गर्त में है। आप मान के चलिए, ऐसे बहुत आगे भी हादसे होंगे और उसके लिए आप तैयार रहिए। शायद बहुत कम लोगों को इस दुखद घटना का पता होगा कि एक्सीडेंटल फायरर, इसका एरिया ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी है 41 RR/68 माउंटेन ब्रिगेड। ऑन 22 जनवरी 25 एट अबाउट 1:45 रैंक अग्निवीर, नेम लवप्रीत, एज अप्रोक्सीमेट 24 ईयर्स, लाइकली 2 ईयर सर्विस, 2 साल थी। यूनिट 99 मीडियम रेजिमेंट आरटी का, अंडर फॉर्मेशन 15 कोर्स आरटी ब्रिगेड, अटैच एट 41 RR फॉर आरओपी, गॉट हेड शूट नियर कालारूस पेट्रोलिंग पॉइंट, MT 2262 एंड डेड ऑन द स्पॉट। ये उनका बच्चे का आप है जो फोटो देख रहे हैं, ये लवप्रीत सिंह का। ये एक 2 साल का अग्निवीर है और काश एक आर्टिलरी का होते हुए इसको अपनी सही ट्रेनिंग मिलती होती, सब कुछ हुआ होता। और ये एक आर्टिलरी का जवान होते हुए आरआर में जब गया तो इसको इन्फेंट्री की ड्यूटी के लिए आरओपी पेट्रोलिंग के लिए भेजा गया है, तो इसमें भी फ़र्क पड़ता है। और क्या हुआ है क्या नहीं हुआ ये आप जान सकते हैं। और इसके साथ मैं यही कहना चाहूँगा कि ये अग्निवीर क्या अच्छी साबित हो रही है या घातक साबित हो रही है, इसका निर्णय आप ही कीजिए। मैं तो इसके पक्ष में नहीं हूँ किसी भी हालत के अंदर। देखो भाइयों, इससे बड़ा हमारा भाई आपके लिए और क्या कर सकता है। आपको 3.68 मतलब फिटमेंट फैक्टर दे दिया है, तो ये बात तो झूठी नहीं हो सकती कि भाई ये संसदीय कार्य मंत्री भी है, प्रधानमंत्री भी इस फोटो में है, और यहाँ तक भी बता दिया कि 3.68 का लेटर भी जारी हो गया भाइयों। तो अब आपको विश्वास करके सब कुछ चिंता छोड़ के रजाई ओढ़ के सो जाओ। थोड़े दिन की सर्दी बची हुई है और आराम से निकालो, और जैसे ही आपके खातों में पैसा
बहुतों ने डाल दिया और इस भाई ने भी डाल ही दिया तकरीबन, और ये बहुत जल्द आ जाएगा। तो 3.68 हमारे लिए बहुत है, और अब ज़्यादा हम लोग हौला ना मचाए तो अच्छा है। अब सरकार ने इनको चिट्ठी भी दे दी है कि जिसके अंदर से 3.68 का दिया हुआ है, और बाकी सरकारी एजेंट और कुछ दे ही देंगे आपको, चिंता क्यों कर रहे हो। थैंक यू।